हेलो स्टूडेंट्स, आपका डीके राठी क्लासेस के अंदर स्वागत है। और मेरा नाम इंजीनियर डीके राठी है और मेरी ये पुस्तक है, नवा एडिशन, 9th एडिशन है और इसमें स्नेहा पब्लिकेशन मेरठ से प्रकाशित है और इसमें 3300 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन हैं। और ये जो क्वेश्चन हैं ये लेटेस्ट हैं, जो 2021 तक के जितनी भी परीक्षाएं हुई, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, जो भी एग्जाम हुए हो, उन सबसे संबंधित जो टॉपिक हैं, जैसे इतिहास है, साइंस है, उनसे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन इसके अंदर बताए गए। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत बेहतर रूप में समझ में आएगा। और ये किताब ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इस किताब को यदि आप अपने साथ रखेंगे तो मैं एक एक पेज जो है वो पढ़ाता हुआ चलूंगा और जहां समझाने का होगा वहां पर मैं आप लोगों को समझाता हुआ चलूंगा, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा प्राचीन इतिहास, यानी कि हम जो शुरू करेंगे अपनी ये क्लासेस वो शुरू करेंगे इतिहास के साथ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इतिहास के अंदर, वहां से देखते हैं क्या क्या चीजें रहेंगी हमारी। देखिए, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के अंदर 3 हिस्से आते हैं, उनको मैं बता देता हूं। ये तकनीकी आधार पर है, यानी कि एक तो होता है प्राग इतिहास, एक होता है आद्य इतिहास और एक होता है इतिहास। तो 3 हिस्से इसके अंदर है और कुछ एग्जाम्स के अंदर प्राग इतिहास से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और ये ध्यान रखिए, जितने भी क्वेश्चंस जो टॉपिक मैं आप लोगों को कराऊंगा वो इस आधार पर कराऊंगा कि चाहे आप पीसीएस की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप यूपी कांस्टेबल या अन्य किसी डीपी कांस्टेबल या अन्य किसी पुलिस आदि का एग्जाम, एसएससी का, तो इसके अंदर सारे ही कवर करते हुए चलेंगे। और मैं हर टॉपिक के बाद, जैसे हम हड़प्पा काल पढ़ेंगे तो हड़प्पा काल के बाद फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा इसके अंदर, जो किताब के अंदर क्वेश्चन है उनसे अलग इसके अंदर कराए जाएंगे। तो जैसे मैंने इतिहास का वर्गीकरण बताया, तो पहले तो आप वही वर्गीकरण देख लीजिए क्या होता है। तो मैंने इतिहास को बताया, इसके 3 हिस्से जो हैं हम करते हैं। एक तो कहलाता है प्राग ऐतिहासिक। ये जो प्राग ऐतिहासिक है, इसके अंतर्गत वो हिस्से आते हैं जिसका कोई लिखित वर्णन प्राप्त नहीं हुआ है। लिखित वर्णन यानी कि कोई भी लिपि आदि हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, उसी को हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। और प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत जो है, सबसे पहले जब मानव आया पृथ्वी के ऊपर, वो शुरुआत का दौर जो है वो प्राग ऐतिहासिक कहलाता है। और प्राग ऐतिहासिक के अंदर ये जो पत्थर के औजार हैं उनका इस्तेमाल मानव करता था और उन औजारों के आधार पर इसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता है प्राग इतिहास को। एक तो कहलाता है पूरा पाषाण काल। पाषाण इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम क्योंकि प्राग इतिहास के समय पर कोई धातु का इस्तेमाल ना होकर क्या इस्तेमाल होता था, केवल पत्थर का। तो एक तो हो गया पूरा पाषाण काल, पाषाण का मतलब हो गया पत्थर। फिर हो गया मध्य पाषाण काल और तीसरा होता है नवपाषाण काल। ये 3 हिस्सों के अंदर इसका वर्गीकरण करते हैं। इसके बाद एक हिस्सा जो आता है वो कहलाता है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास के अंतर्गत पोर्शन वो आता है, आद्य इतिहास के अंतर्गत वो हिस्सा आता है जिसकी अपठनीय लिपि मिली हो, यानी कि लिपि तो मिली है लेकिन वो अपठनीय है, अपठनीय लिपि। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आएगी। और जो तीसरा हिस्सा हमने किया था वह कौन सा है? तीसरा हिस्सा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कहलाता है इतिहास। ये तीसरा जो है ये हो गया हमारा इतिहास। इतिहास के अंतर्गत अर्थ ये हो गया जिसकी हमें पठनीय लिपि प्राप्त हुई है या वो लिपि प्राप्त हुई है जिसे हम पढ़ सके हैं। 3 हिस्सों के अंदर ये वर्गीकरण ध्यान रखना है आपको। अब आ जाते हैं यहां पर जो हमारा टॉपिक है जिसके साथ हमें शुरू करना है। तो जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, ये वर्ड लिख दिया प्राग इतिहास, और ये पुस्तक के अंदर 2nd चैप्टर है। पहला चैप्टर जो है वो संविधान है, दूसरा इतिहास है। यहां से हम शुरू करते हैं। प्राग इतिहास के अंतर्गत किस हिस्से को मानते हैं? जिसके लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, यानी कि इसका लिखित वर्णन प्राप्त नहीं हुआ है। इस समय पर जो मानव है उसने कुछ किसी जगह के ऊपर चित्रकारी करी हुई है,
जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर मिलता है एक गुफा जिसका नाम है भीमबेटका, तो वो इसके श्रेणी के अंतर्गत आएगा। इस काल को 3 भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। मैंने आपको बताया था पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इस आधार पर इनका वर्गीकरण है। तो सबसे पहले आ गया पुरा पाषाण काल। अब पुरा पाषाण काल के बारे में जो पॉइंट आएगा आपके एग्जाम के अंदर, वो पॉइंट ये आएगा कि इस समय के ऊपर मानव ने जो सबसे बड़ी खोज करी, वह खोज क्या माना जाता है? वो खोज माना जाता है इस समय पर अग्नि की खोज। मैं अभी इसके अंदर आपको दिखाता हुआ चलूंगा। इस समय पर मानव जो है वो जो पत्थरों को औजार के रूप में और अन्य इस्तेमाल के लिए करता था, और मुख्यतः इस समय पर जो मानव है वो क्या था? वो केवल शिकार ही करता था और उसको केवल जीवन पार्जन का एक ही आधार था। तो प्रारंभिक अवस्था के अंदर है। और इसका समय काल क्या होगा? इसका समय काल जो है वो होगा जब से मानव आया, और सबसे पहले मानव जैसा दिखने वाला जीव क्या कहलाया? उसको कहते हैं होमोसेपियन। और 12,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसी को हम कहते हैं पुरा पाषाण काल। तो इसके अंतर्गत जो हमारा पॉइंट आएगा वो देखते हुए चलते हैं। यहां पर देखिए, इसी में ये बिंदु है कि हमारे पास पुरा पाषाण काल के उदाहरण भारत में कहां से प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहां मुख्यतः जो साक्ष्य है इतिहास के वो किस रूप में मिलेंगे? पुरातत्वीय खुदाई, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि जमीनों को खोदकर जो हमें चीजें मिली हैं या गुफा आदि के अंदर मिले हैं, वो पुरातत्व खुदाई प्रमुख स्रोत है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, भीमबेटका गुफा, मध्य प्रदेश। जिला कौन सा है? जिला भोपाल के अंदर है। यहां पर शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं, यानी कि वहां पे मानव ने शिकार करते टाइम अपनी जो उसकी समझ थी उस आधार पर उसने यहाँ पर कुछ शैल चित्र बनाए, यानी पत्थर के ऊपर कुछ आकृतियां उकेरी हैं। और इसका हमें ये भी ध्यान रखना है, करंट अफेयर्स के हिसाब से या स्टैटिक जीके में इसी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया। आप यह जानते होंगे कि धरोहर स्थल का दर्जा जो है, चाहे प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित हो, उसको संरक्षित करने के लिए, संस्कृति को संरक्षित करने के लिए पेरिस मुख्यालय वाली ये संस्था यूनेस्को उसको ये दर्जा देती है। तो भीमबेटका जो है इसको भी ये दर्जा प्रदान किया जा चुका है। मानव इतिहास की 99% कहानी इससे जुड़ी हुई है। खैर, इसके बारे में पॉइंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारा, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो होगा हमारा कि इस समय पर किसकी खोज हुई? इस समय के ऊपर अग्नि की खोज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, और ये आईएएस के प्री में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये पॉइंट हो गया अग्नि की खोज, इसका हमें ध्यान रखना है कि किसके समय पर हुई। इसके अलावा जिस काल में अब दूसरा जो समय आएगा, दूसरा समय कौन सा आएगा? दूसरा समय वो है जिसे हम कहते हैं किस नाम से? मध्य पाषाण। मैं आपको बताते हुए भी चल रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी, याद कीजिए, जो मैंने वर्गीकरण बताया ये प्राग इतिहास के अंतर्गत मैंने क्या बताया था? पुरा पाषाण काल। इसके भीमबेटका का उदाहरण देकर हम इसको समाप्त करते हैं। फिर आ गया मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के दौरान जो प्रमुख घटनाएं हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। मध्य पाषाण काल के अंदर क्या हुआ? ये मध्य पाषाण काल, इसको पर्यावरणीय बदलाव आए। इसमें क्या हुआ कि पृथ्वी के ऊपर बर्फ पिघलने लगी और जो जलवायु है वो थोड़ी गर्म होगी, जिसकी वजह से जो पेड़ पौधे या वनस्पति है उनके अंदर भी बड़ा पैमाने पर परिवर्तन आया। और इसीलिए मानव ने इस समय पर क्या शुरू करा? मानव ने इस समय के अंदर पशुपालन शुरू करा। घरेलू और स्थायी जीवन नहीं था, लेकिन कुछ जीवों को उसने पालतू बनाना शुरू कर दिया। तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जब हम पॉइंट पढ़ेंगे इसके अंदर, ये पढ़ेंगे कि इस दौरान जो है, यहां पर देखेंगे हम, यहां पर ये पॉइंट आ गया जिसको मैं बिंदु को आपको कह रहा कि इस दौरान जो है पशुपालन का प्रारंभ हो गया। ठीक है, और कुछ फसलें भी बोता था। हालांकि कृषि नाम नहीं आएगा, लेकिन पशुपालन का हमें यहां पर साक्ष्य प्राप्त होता है, और कुछ थोड़ी बहुत फसल भी बोई जाने लगी। इसके बाद जो तीसरा समय है, ध्यान कीजिए आप, ये प्राग इतिहास हो गया हमारा कंप्लीट, ये वाला हो गया। इसके बाद आदि इतिहास मैंने आपको बता दिया, और तीसरा जो हिस्सा है वो हिस्सा हो गया, और सॉरी गलती से ये नीचे की तरफ मैंने आपको बता दिया, यहां पर
पूरा पाषाण ये हो गया कंप्लीट, मध्य पाषाण हो गया। अब हम जो नंबर आएगा वो आ रहा है हमारा नवपाषाण। नवपाषाण के अंतर्गत क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि इस समय पर कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उनका मैं अभी जिक्र करूंगा। और इसका समय काल क्या होगा बच्चों, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर और बाद तक का जो समय है ये नवपाषाण युग कहलाता है। इसके अंतर्गत एक तो हो गया पहिए का आविष्कार इस दौरान हुआ, और भी अन्य कुछ बिंदु हैं जिन पर मैं आपको जरूर चाहूंगा कि आप लोग उन पर अवश्य ध्यान दें। इस दौरान जो है घरेलू पशुपालन की शुरुआत हुई। पशुपालन तो आपने पढ़ा कि मध्य जो पाषाण काल था उसके अंदर पशुपालन की शुरुआत हो गई, लेकिन घरेलू पशुपालन की शुरुआत कब हुई, नवपाषाण। तो नवपाषाण के प्रमुख बिंदु क्या हो गया, एक तो हो गया घरेलू पशुपालन। जब घरेलू पशुपालन है तो यहां पर निवास कैसा हो गया, स्थायी, यानी कि लोग जो हैं वो स्थायी निवास करने लगे। हालांकि शिकार जो है अभी भी किनसे किया जा रहा है, पत्थरों के द्वारा, लेकिन पत्थर क्या हो गए, पॉलिशदार हो गए और ज्यादा बेहतर हो गए। तीसरा पॉइंट है, इस समय पर नवपाषाण की बात कर रहे हैं हम, तीसरा इसके समय पर क्या हो गया, कृषि की शुरुआत हो गई। चौथा बिंदु हमारा क्या होगा इसमें याद रखने के लिए, इस समय पर जो मृद भांड है या बर्तन है जिसको पोटरी भी कहते हैं उसकी शुरुआत होगी, यानी कि मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल भी प्रारंभ हो गया। ये चारों बिंदु जो है नवपाषाण काल के परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी पॉइंट मैंने बता ही दिया कि इसमें पहिए का आविष्कार भी शामिल है। अब अगला जो बिंदु आएगा हमारा जिसको हमें ध्यान रखना है, वो ध्यान रखने वाली जो बिंदु है वो आएगा कि मैंने एक दो पॉइंट इसमें बता रखे हैं यहां पर, कि जैसे हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास के अंदर जो है ये वर्ड आते हैं ईसा पूर्व या ईसवी, जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये वर्ड लिखा हुआ है बीसी, जिसको हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। इसके अलावा दूसरे शब्द आते हैं जिसको कहते हैं एडी या जिसे ईसवी कहते हैं। इनके बारे में क्या सवाल एसएससी की परीक्षा में आया वो भी मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। ऐसा है कि ये जो ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व जो है इसी को क्या कहा जाता है, ईसा पूर्व, इसको कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और एक जो है ईसवी, इसे कहा जाता है एडी, एमिनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह से पहले और ईसा मसीह के बाद। तो दुनिया भर के अंदर एक चीज को लेकर सहमति हुई, क्योंकि इसमें एक धार्मिक शब्द ईसा मसीह का आ रहा है तो इसकी जगह कोई सेकुलर शब्द का प्रयोग किया जाए, और इसलिए एक नए शब्द की शुरुआत हुई जो आजकल लिखा जाता है कि ये जो एडी है इसको तो कह दिया कॉमन एरा, सी नाम दे दिया इसको, और सी का मतलब हो गया कॉमन और ई का मतलब हो गया एरा। तो कॉमन एरा जो है ये नाम दे दिया गया इसको, और इसे जो नाम दे दिया गया इसे दे दिया गया BCE। यहां पर बी का मतलब क्या हो गया, बिफोर। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये क्वेश्चन जो है एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है कि अब जो है इसको किस नाम से संबोधित करते हैं। ये तो होगी बात कि वर्तमान के अंदर। अब कई बार मन के अंदर ये सवाल आता है कि जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो जब हम ईसा पूर्व के अंदर गिनती पढ़ते हैं तो उल्टी चलती है। जैसे वैदिक काल हम पढ़ते हैं तो कहते हैं 1500 से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक का समय वैदिक काल है। हालांकि जब हम पढ़ते हैं बाद में शासकों का काल, उदाहरण के तौर पर यदि हम पढ़ें कि औरंगजेब का समय क्या है तो हम कहते हैं 1658 से लेकर 1707। तो यहां तो गिनती हम ईस्वी में क्रम से पढ़ते हैं जैसे आजकल है, और ईसा पूर्व के अंदर गिनती उल्टी चलते हैं। जैसे कि इससे आप समझ लीजिए, जैसे यहां पर मैं लिख दूं, यहां पर मैं एक नंबर डाल दूं, ग्राफ में तो हम 0 डालते हैं और इधर का हिस्सा जो है ये माइनस होता है और ये प्लस होता है जैसे आप पढ़ते हैं। तो जो ईसा पूर्व है इसे आप मान लीजिए ये ईसा पूर्व जो है ये माइनस वाला है, और जो
प्लस है, यह है ईस्वी। तो ईस्वी में गिनती कैसे होगी? 2021 तो पुराना वर्ष है और नूतन वर्ष कौन सा होगा? 2022। तो 2022 जिसमें हम रह रहे हैं वो इसके हिसाब से क्या होगा? लेटेस्ट होगा। यहां पर गिनती जो है उल्टी होगी। यहां पर क्या होगा कि जो 2022 है ये तो पिछला वर्ष होगा और 2021 जो है ये होगा नूतन वर्ष। ये इनके बीच में आमतौर पर जो वर्गीक विभेद है ये विभेद है। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कई बार इस तरीके का कंफ्यूजन आता है, वो इससे आप समझ सकते हैं। इसके बाद आ गया अगला जो पॉइंट हमारे लिए है वो आ गया, अब हम ये पढ़ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता। हमारा जो मुख्य आज का टॉपिक है वो क्या है? वो मुख्य टॉपिक हमारा है कि हड़प्पा के बारे में पढ़ना। अब ये हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता जो है पूर्ण रूप से शहरीकरण और नगरीकृत सभ्यता थी। तो किसी भी शहर का विकास तभी संभव है जब कृषि में अधिक्य हो, यानी कि कृषि का विकास हो सके। तो इसीलिए हम ये भी देखते हैं कि हड़प्पा के विकास से पहले प्राग हड़प्पन यानी कि हड़प्पा से पहले की कौन कौन सी प्रमुख बस्तियां हैं जिसके अंदर हमें विकसित या कृषि के विकास के चिन्ह दिखाई देते हैं, जिसके फलस्वरूप जब कृषि में अधिक्य हुआ, सरप्लस हुआ, तो हमने शहरों का विकास देखा हड़प्पा सभ्यता के रूप में। अब इसके अंतर्गत एक पॉइंट देख लीजिए जो हमें आप लोगों को जो ध्यान रखना होगा वो क्या है कि जैसे हमने पढ़ा नवपाषाण काल। तो नवपाषाण के अंदर हमने कहा कि ये कृषि पालन और इसके अंदर कृषि शुरू हो गया और पशुपालन शुरू हो गया। तो नवपाषाण के अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप में ये प्राग हड़प्पन बस्ती कहलाएगी। इसके अंतर्गत 3 नाम आते हैं। एक नाम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आता है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, अभी पढ़ेंगे उसके। दूसरा हो गया बुरजोम, ये हमारे कश्मीर में है। और तीसरा जो है ये हो गया गुफराल, ये भी कश्मीर में। तो 2 तो होगी ये कश्मीर की बस्तियां और एक जो है ये है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर। तो जब हम हड़प्पा को पढ़ें उससे पहले हम ये पढ़ लें कि इन तीनों बस्तियों में या इनमें से महत्वपूर्ण पहली 2 हैं, उनके अंदर क्या क्या चीजें साक्ष्य के रूप में पुरातत्व विदों को प्राप्त हुई है। अब यहां पर जैसे हमने पहले पॉइंट पढ़ लिया वो आ गया हमारा ये मेहरगढ़। देखिए यहां मैंने मेहरगढ़ को दे रखा है। तो मेहरगढ़ के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सबसे पहला तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेहरगढ़ जो है वो कौन से प्रांत में स्थित है या उसकी भौगोलिक अवस्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है? तो हमारा उत्तर होगा ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। आप ये तो जानते ही होंगे कि पाकिस्तान के अंदर 4 प्रांत हैं और उनमें से एक प्रांत जो पाकिस्तानी सेना के सैनिकों पर हमले भी करता है, उनकी हत्याएं भी करता है। उनका यह मानना है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जबरदस्ती कब्जाया हुआ, इसीलिए ये लोग अलग होने की बात भी करते हैं। तो ये भी हम लोग उसके अंदर पढ़ते हैं। तो इसके भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण बस्ती कहलाती है किस काल की? प्रारंभिक काल की, हड़प्पा के विकास से पहले की। इस बस्ती को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है गेहूं का कटोरा। ठीक है, तो गेहूं का कटोरा किस लिए कहा जाएगा कि यहां पर हमें गेहूं आदि फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कि यहां पर इन फसलों का उत्पादन होता था। अब लगे हाथ यहां पर हम 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं कि जब हम पढ़ते हैं, उदाहरण के तौर पर जब हम जीके पढ़ते हैं, स्टैटिक जीके, तो उसमें कई सारी चीजें आती हैं जिसका कहते हैं यूरोप का गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है, या फिर किसको कहा जाता है खाद्यान्न की बगिया, ये शब्द आते हैं। ब्रेड बास्केट किसे कहा जाता है। तो जैसे मेहरगढ़ को गेहूं का कटोरा कहते हैं, उसी प्रकार से विश्व के अंदर 2 स्थान ऐसे हैं जिनके ऐसे नामकरण हैं। एक तो यूक्रेन। यूक्रेन तो आजकल आप सुन ही रहे हो कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो यूक्रेन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है यूरोप का गेहूं का कटोरा, या इसे कह सकते हैं यूरोप की रोटी की डलिया।
हिंदी में वर्ड है, इंग्लिश में ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहते हैं। इसीलिए जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, विश्व भर के अंदर खाद्यान्न के संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि यूक्रेन के बंदरगाहों से यहाँ के खाद्यान्न का निर्यात या एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। दूसरा जो पॉइंट आता है प्रेरीज के मैदान। ये प्रेरीज जो होते हैं, इनका आप जानते हो, ये प्रेरीज के जो मैदान है ये कनाडा से अमेरिका तक फैले हुए हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है विश्व की, तो इसे कहा जाता है विश्व का गेहूं का कटोरा। ठीक है, तो हमने स्टैटिक जीके के पॉइंट भी लगे हाथ कर लिए। इस तरीके की पढ़ाई से रहता हमारे जो दिमाग है वो ज्यादा चीजों को ग्रहण कर पाता है और उसे लंबे समय तक याद रख पाता है जब हम चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़कर पढ़ते हैं। ये महत्व रहता है इसका। अगला बिंदु जो है हमारा, ये तो हो गया हमारे लिए गेहूं का कटोरा किसे कहते हैं, ये पॉइंट तो हमने कर लिया। इसके अंदर और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको आप लोगों को याद करना हो। हालांकि एक बिंदु और देख लेते हैं, कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो हमें कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। जबकि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो हमें कपास का एक कपड़ा का टुकड़ा मिला है वो मिला है हमें मोहनजोदड़ो से, तो वहां तो मोहनजोदड़ो का नाम आएगा। इसके बाद दूसरी जो बस्ती है, दूसरी बस्ती जो है ये बस्ती हो गई जिसे कहा जाता है बुरजोम। बुरजोम के बारे में जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? बुरजोम के बारे में पॉइंट आएगा कि बुर्ज जो है ये वृक्ष हैं और उन बुर्ज नामक वृक्षों से चारों ओर से घिरा हुआ ये स्थल मिला है जहां से हमें प्राग हड़प्पन बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इसीलिए इसके अंतर्गत, इसीलिए इसका स्थानीय भाषा में नाम क्या है? बुर्ज का स्थान कहा जाता है। और कहां पर मिला है? कश्मीर, जैसे मैंने पूर्व में बताया। इसके बाद यहाँ की जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन सी होगी कि यहां से एक तो हमें मिली है गर्त निवास। गर्त का मतलब क्या हो गया भाई? गर्त का मतलब हो गया कि जब मानव ने इन क्षेत्र के अंदर निवास किया, स्थायी निवास, तो जो पहाड़ों में गहरे गहरे गड्ढे थे उन्हीं गड्ढों के अंदर सीढ़ियां बनाकर नीचे उतरकर वो सुरक्षित रहते थे, स्थायी निवास करते थे। तो इसीलिए गर्त निवास आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर शिकार तो या शिकारी तो मानव इस समय काल में भी था, लेकिन साथ में मछली पालन भी करता था। हालांकि मछली पालन की शुरुआत हमें मध्य पाषाण काल के अंदर ही मिल जाती है, लेकिन इनका प्रमुख, जब हम व्यवसाय की बात करते हैं तो इनके व्यवसाय में मत्स्यायन आएगा। आप जानते हो कश्मीर की जो घाटी है वो बहुत ही संकरी है और बाकी हिस्सा जो है उसका क्या है? बाकी सारा पहाड़ी क्षेत्रों से ही या पहाड़ों से ही गिरा हुआ है, इसलिए यहां पर कृषि आदि के कोई साक्ष्य नहीं मिले। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट हो गया वो पॉइंट होगा हमारा हड़प्पा सभ्यता, जिसको आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, जिसके बारे में हम लोग बार बार कर रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो है इसके बारे में क्या क्या पॉइंट है? पहले तो आप भौगोलिक नक्शे पर, इंडिया के नक्शे पर इसका विस्तार देख लीजिए। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है इसका भौगोलिक विस्तार। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है, मैं थोड़ा और इसको छोटा कर दूं ताकि आपको नीचे तक सारा ही हिस्सा आसानी से दिख जाए। अब दिखेगा, ठीक हो गया। देखिए अब इस सभ्यता के अंतर्गत जो हमें पॉइंट है क्या क्या है? एक तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमें प्रमुख बस्तियां मिली है इस सभ्यता की, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, तो दोनों सिंधु नदी या सिंधु नदी की जो सहायक नदी है उसके किनारे मिला है, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। यह जो सिंधु नदी है जिसका प्रसार इस प्रकार से भारत, तिब्बत से शुरू होकर भारत, फिर पाकिस्तान होते हुए फिर ये गिर जाती है कहां पर? फिर ये निकासी करती है अरब सागर में। ये अरब सागर है यहां पर, ये इसका विस्तार है। अब देखिए इसकी बस्तियों के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, तो एक बस्ती तो आप ये देखिए, ये हो गई मोहनजोदड़ो, तो ये सिंधु नदी के मुहाने। अब सिंधु की एक सहायक नदी है रावी, इसके मुहाने पर एक बस्ती है जिसे कहा जाता है हड़प्पा। तो इसलिए इसको हड़प्पा
और सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा नामकरण क्यों पड़ा? हड़प्पा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इतिहास में यह नियम है, किसी भी सभ्यता के जब पहचान की जाती है तो पहली बस्ती जिसकी खुदाई के द्वारा उस सभ्यता का पता चलता है, उसके आधार पर उसका नामकरण होता है। तो 1921 में दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा का उत्खनन किया, खुदाई करी, जिससे इस विशाल सभ्यता के बारे में पता चला। इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और जिस नदी के मुहाने पर इसकी प्रमुख बस्तियां मिली हैं, उसी के नाम पर इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो ये तो हो गए इसके नामकरण से जुड़े हुए जो सवाल हैं उनके बारे में। अब अगला बिंदु हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स आ गए इसके अंदर, जिन चीजों को आपको देखते हुए चलना है। देखिए यहां पर मैंने कुछ चीजें दे रखी हैं कि हम सभ्यता और संस्कृति किसको कहते हैं। संस्कृति का मतलब होता है एक जीने का तरीका। एक आदिवासी भी जीते हैं, अमेरिका में रहने वाले लोग भी जीते हैं, यूरोप में भी जीते हैं, और भारत के मुंबई, दिल्ली, मेरठ शहर और पटना आदि इन शहरों में भी रहते हैं। तो संस्कृति का मतलब है एक जीने का तरीका। सभ्यता का मतलब हो गया जब संसाधनों का पूर्ण दोहन करना, उस समय काल में जितना संभव था, जब उसका पूर्ण दोहन यानी कि यूटिलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं, तो उसी को कहा जाता है सभ्यता। तो यहां पर इसकी परिभाषा दे रखी है और साथ ही साथ ये भी बता रखा है कि इसका जो नामकरण है वो नामकरण किस आधार पर किया गया। यहां पर मैंने कह दिया नामकरण क्या हुआ, हड़प्पा। वो मैंने आपको परिभाषा वो बता दिया कि क्या नियम है जो इसके अंतर्गत चलता है, जिस नियम के आधार पर इसको क्या किया गया, हड़प्पा सभ्यता इसका नामकरण किया गया। इसके बाद अगला बिंदु जो होगा हमारे लिए वो होगा इसके अंतर्गत कि यहां पर एक व्यक्ति का नाम आ रहा है अलेक्जेंडर कनिंघम। इससे जुड़े हुए कई क्वेश्चन है, एसएससी की परीक्षा में सवाल आया, भारत में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका फादर किसको कहा जाता है, तो उसमें नाम आता अलेक्जेंडर कनिंघम। एक सवाल और पूछा गया अलग से, उसमें यह पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के पास से गुजरा या हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत उसको मालूम भी चला, लेकिन उसके महत्व को नहीं समझ पाया। यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम ये नहीं समझ पाया कि ये जो हड़प्पा है ये केवल एक स्थान ही नहीं है, वरन इसका विस्तार जो है 85 हेक्टेयर किलोमीटर के अंदर है, यानी कि एक भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में है। उसके महत्व को, ये सवाल आएगा, हड़प्पा के महत्व को कौन सा विद्वान नहीं समझ पाया, तो वहां भी नाम अलेक्जेंडर कनिंघम का आएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये वाला सवाल तो एग्जाम के अंदर आया ही हुआ है कि पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो पुरातत्व वो संस्था है जिसका काम क्या, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का, जितनी भी भारत की ऐतिहासिक और पुराने भवन और इमारतें हैं उनका रखरखाव करना, और यदि उनकी खुदाई आदि करनी हो या फिर उनका रेनोवेशन करना हो, यानी कि कहीं से खराब हो रही हो उनको ठीक करना हो, सारा काम की जिम्मेदारी किसकी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहां तक कि जब बाबरी ढांचे की बात आई कि बाबरी ढांचे के नीचे जो है वो राम जी का मंदिर है, उसके लिए जब वहां खुदाई की गई तो उस खुदाई का करने का जिम्मेदारी भी भारत के पुरातत्व विभाग, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, उसी को दी गई थी। आगे पॉइंट आ गया हमारा, हड़प्पा सभ्यता जो थी ये कांस्य युगीन थी। यहां पर ये पॉइंट दे रखा है, कांस्य युगीन सभ्यता थी। अभी समझाता हूं क्या मतलब हो गया। और विश्व की अन्य सभ्यताएं जो थी वो ताम्र युगीन थी। ताम्र का मतलब तांबे का इस्तेमाल करते थे, मानव ने सर्वप्रथम तांबे का ही इस्तेमाल करा। तो दो तीन चीजें इनकी अलग है, वो मैं एक साथ आपको अभी बता देता हूं। और कांसे का निर्माण कैसे होता है, तांबे और टिन को जब मिलाते हैं तो उससे कांसे का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन जो है ये सीडीएस की परीक्षा में था, इसे आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी मान सकते हैं कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, लेकिन पूछा हुआ। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी जो हड़प्पा सभ्यता थी वो अपनी समकालीन विश्व की अन्य सभ्यताओं से ज्यादा और ज्यादा विस्तृत थी। इसके बारे में मैं पॉइंट जो आपको बताऊं वो अभी मैं बताता हूं। जो मैं देखिए, जब हम सभ्यताओं की बात करते हैं तो सभ्यताओं के अंतर्गत क्या है, जैसे यहां पर हम अपने प्यारे भारत की चित्र में आपको बना के दिखाता हूं। ये जो सभ्यताएं थी कौन कौन सी थी, ये सभ्यताएं थी, एक तो थी चीन, उसको भी मैं दर्शा देता हूं। एक थी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो है आज का जो इराक है
वहीं पर ही मेसोपोटामिया नामक सभ्यता थी। और दूसरी महत्वपूर्ण एक और सभ्यता जो तीसरी थी, वह कौन सी थी? वह कहलाती है मिस्र की सभ्यता। तो ये कुछ प्रमुख सभ्यताएं थी जिनका विस्तार हड़प्पा के समय पर ही था। यहां पर मैं ये देखिए, तो ये हिस्सा जो है ये तो होगी चीन, यानी कि ये पूरा हिस्सा जो है ये चीनी सभ्यता है। दूसरा हो गया इराक। इराक का जो विस्तार है वो ये है, इसे मेसोपोटामिया कहते थे। और तीसरा जो है, तीसरा हो गया मिस्र, ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसके अंदर मिस्र थी। तो ये, और हमारी जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, वह कहां पर है? उसका विस्तार यहां पर है, यहां से लेकर और महाराष्ट्र तक ये सभ्यता थी। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका विस्तार चीन, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता की तुलना में अधिक विस्तृत था। अब अगला पॉइंट जो इसमें दे रखा है वो दे रखा है कि यहां पर किस जाति के लोग थे। तो यहां पर जो थे भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियन टाइप के, जैसे हमारा जो नैन नक्श है, रंग ढंग है, वो यूरोपियनों से अलग मिलेगा, ईरान के लोगों से अलग मिलेगा। यानी कि आप पृथ्वी पर अलग अलग देशों में जाओगे तो आपको भिन्न मिलेंगे। तो उस आधार पर नस्लों का वर्गीकरण किया गया, रेसेस को डिवाइड किया गया, और उसमें से एक रेस और नस्ल जो है भूमध्य सागरीय कहलाती है। तो ये मुख्यतः भूमध्य सागरीय। हालांकि जब आप मोहनजोदड़ो पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ आएगा कि मोहनजोदड़ो के अंदर एक कंकाल मिला है सड़क पर जो मंगोल प्रजाति का है, यानी कि उसके जो नैन नक्श है वो मंगोल जैसे हैं। तो वो इसलिए है कि संभवतः वो बाहर के आने वाले आक्रमणकारी रहे होंगे, वरना हड़प्पा वासी जो है इसी प्रजाति के थे। तो यहां पर हमारा पॉइंट जो है, इतने जिन चीजों को मैंने आपको बताया इनकी विशेषताएं, उसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में अब शुरुआत करते हैं हम, जिन चीजों को हमें इसमें पढ़ना है कि क्या क्या इनकी विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की। सबसे पहले तो हमने देखा, ये देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसका वर्गीकरण किस आधार पर है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो वर्गीकरण है वो दे रखा है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो होता है किसी भी सभ्यता के उत्कर्ष का काल, चरम का काल, उस समय के ऊपर पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल, भवन जो है सुनियोजित तरीके से बनाए गए हैं, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं, और अन्य जो विशेषताएं थी हड़प्पा की वो दिखाई देते हैं। उसको तो कहते हैं परिपक्व काल। ये परिपक्व या नगरीकरण का काल कहलाता है। इसकी समय जो है ये इतना मैंने दिया है। देखिए, समय को निर्धारण को लेकर इतिहास में विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो ये एक विवादित विषय है जिससे संबंधित वनडे एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन जो है पूछने की कोई संभावना नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। इसे आप 2500 भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो समय है ये या तो 2000 होगा या कुछ जगह पर ये 1900 भी दे रखा है। उसकी हम उसके विवाद में नहीं जाते, क्योंकि इससे संबंधित कोई प्रश्न आने की बिल्कुल संभावना नहीं। ये आपकी समझ के लिए है, क्योंकि यदि हम किसी टॉपिक को एक तार्किक तरीके से पढ़ते हैं तो वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में याद रहता है, स्मरण रहता है, इसलिए बता रहा हूं। फिर आ गया अगला है उत्तर या ग्रामीण या उसके पतन का काल, ह्रास का, हड़प्पा काल। ये 2000 के बाद जो समय है ये इसके पतन का काल है। यानी कि जो विशेषताएं परिपक्व काल में थी वो विशेषताएं यहां पर हमें समाप्त होती हुई प्रतीत होती हैं। यानी कि बेढंगे तरीके से यहाँ पर आवास का निर्माण है, सड़कों का जाल जो है वो भी इस नियम के अंतर्गत नहीं है, नालियां जो थी वो भी ढकी हुई नहीं थी। जबकि हम देखते हैं हड़प्पा की विशेषता क्या थी, हड़प्पा की जो व्यवस्था थी नालियों की, उसके अंदर सारी नालियां ढकी हुई थी, और कुछ कुछ जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जैसे वर्तमान आधुनिक समय पर हम देखते हैं शहरों में, ताकि उनकी सफाई की जा सके। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो पॉइंट क्या आएगा, वो पॉइंट आएगा हमारा कि इस सभ्यता के अंदर हमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु का जब सवाल आएगा कि सबसे महत्वपूर्ण बताइए क्या होगा, एक बताओ, तब हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा नगरीकरण। भारतीय उपमहाद्वीप पर, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहली बार नगरों में और शहरों में रहने की शुरुआत इसी काल के दौरान करी। तो इसीलिए इसको लिखा प्रथम नगरीकरण का दौर।
अब यदि प्रथम है तो क्या द्वितीय भी है? जी हाँ, द्वितीय भी है। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ये पॉइंट होगा कि जब 600 ईसा पूर्व का समय आएगा, यानी कि जब वैदिक काल समाप्त होगा 600 ईसा पूर्व में, और बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है इस समय पर, यह हमारे यहां पर कहलाता है द्वितीय नगरीकरण का दौर, सेकेंड अर्बनाइजेशन कहलाता है। वापस आते हैं उसी पॉइंट के ऊपर। तो यहां पर जो हमारा बिंदु हो गया, ये तो हो गया कि नगरों का या नगरों में रहना, ये इनकी विशेषता थी या प्रमुख चिन्ह कह सकते हैं हम, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस व्यवस्था का। और फिर हम पढ़ते हैं नगरीय व्यवस्था में क्या चीज था, क्या वर्गीकरण था। देखिए, नगर तो थे, लेकिन यहां पर जितने भी नगर थे वो दो टीलों में विभाजित थे, यानी कि दो भागों के अंदर वो वर्गीकृत थे। एक तो ऊपरी टीला और एक कहलाता था निचला टीला। जो ऊपरी टीला है, जिसको नगर दुर्ग भी कहते हैं, वो नगर दुर्ग या ऊपरी टीला जो है वो था जो चारों तरफ किले से ढका हुआ था, यानी कि इसके किले की दीवार बनाई हुई थी उसके चारों तरफ। तो वो तो पश्चिम का हिस्सा था। यहां पर जो है संभवतः उच्च और कुलीन वर्ग के लोग निवास करते थे, या जो महत्वपूर्ण भवन आदि होते हैं, जैसे आज की तारीख में हम कहें संसद भवन है, अन्य चीजें हैं, उनका निर्माण वो निर्मित थे। और निचला नगर जो था वो निचला नगर था जहां पर निवासी निवास करते थे। तो दो भागों के अंदर वर्गीकृत है। और जैसे यूपी के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आया, जब ये पूछा गया कि बताइए ये जो किले हैं, ये किले कौन सी दिशा में बने हुए थे, तो हमारा उत्तर होगा ये किले जो हैं वो पश्चिमी दिशा में थे। अगर मैं भारत का आपको यहाँ पर नक्शा भी बनाऊं तो आप देखेंगे कि भारत के ऊपर जो आक्रमण है वो कौन सी दिशा से होते हैं? पश्चिम की दिशा से, क्योंकि बाकी हिस्सों में तो हमारे समुद्र है या हिमालय पर्वत है उत्तर भारत के अंदर। तो इसीलिए जो पश्चिम के टीले थे, उन पश्चिम के टीलों पर ही किले की दीवार बनाई जाती थी उन्हें सुरक्षित करने के लिए। यह हो गया पश्चिम। देखिए, यही हिस्सा हमारा पश्चिम कहलाएगा। तो इसलिए जो दो टीले थे उनमें से एक तो पश्चिम का टीला था जो ऊंचा था, और संभावना हमले की किधर से थी? तो संभावना पश्चिम की दिशा से ही थी। तो इसीलिए इसके चारों तरफ क्या बनाई जाती थी? एक दीवार, किले की दीवार। और बाकी जो था ये एक निचला टीला था जहां पर निवास स्थान बने हुए थे। तो चन्हुदड़ों को छोड़कर जिसमें एक भी टीला नहीं मिला है, या फिर धौलवीर को छोड़कर जिसके अंदर 3 टीले मिले हैं, जो ये दो तो नगर अपवाद हैं, बाकी सब जगह के ऊपर व्यवस्था हमें जो है वो एक समान ही दिखाई देती है। और देखिए, इसके अलावा यहां पर पकी हुई ईंटों का, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल। एक क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, जब ये पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का कि कौन सी अवशेषों का प्रयोग रेलवे के निर्माण में अंग्रेजों के द्वारा किया गया, क्योंकि रेलवे का जब निर्माण हो रहा था उसी दौरान जो है इनके बारे में या इन स्थलों के बारे में पता भी चला था। हालांकि चार्ल्स मेसन ने 1826 में पता लगाया था, लेकिन बाद के दौर में 1921 में हम पढ़ते हैं कि इस सभ्यता के बारे में पता चला। तो टीलों का पता तो पहले चल गया था 1826 में, लेकिन खुदाई कब हुई? 1921 में। तो उस दौरान जो है रेलवे के निर्माण के लिए इनमें पाई जाने वाली जो पकी ईंटें हैं उनका प्रयोग किया गया था। यह भी परीक्षा में सवाल आया हुआ है। और यहां पर मैंने आपको यह भी बता दिया अपवाद, कौन सी बस्तियां अपवाद हैं। ये धौलवीर जो 3 भागों के अंदर डिवाइडेड है, ये वाली जो हमारे कहां पाई जाएगी? गुजरात राज्य के अंदर। अभी मैं मैप पे दिखा दूंगा। जो कितने भागों में विभाजित है? 3 टीलों में वर्गीकृत है, ये ध्यान रखना। और एक होगी चन्हुदड़ो बस्ती जिसमें एक भी टीला नहीं पाया गया। इससे संबंधित जो सवाल है आपको कहां पे पूछ, और इनके जो अवस्थिति है, भौगोलिक अवस्थिति है, वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। यहां पर देखिए, अब दिख जाएगा आपको, जो ये मैंने आपको बनाया हुआ है यहां पर, ये तो हो गया गुजरात राज्य। तो गुजरात में ये कौन सी बस्ती होगी? धौलवीर। और एक है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ये होगी चन्हुदड़ो। ये 2 बस्तियां जो है अपवाद है, बाकी सारी की सारी जो है उसी नियम का पालन कर रही हैं जिस नियम का हमने जिक्र करा, अर्थात
दो भागों के अंदर सारी बस्तियां वर्गीकृत थी। इसके अलावा यहाँ पर अन्य जो पॉइंट है जिनका आपको ध्यान रखना है वो देख लीजिए कि ज्यादातर जो बस्तियां हैं उसके अंदर आयताकार ग्रिड स्वरूप का प्रयोग किया जाता है। ग्रिड का मतलब क्या होता है? ग्रिड का मतलब होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें कि ऐसे हम 90 डिग्री पर ये लाइन खींचें और 90 डिग्री पर ही फिर हम यहां पर ये बना दें, ठीक है? तो ये सारी एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती है, इसे ग्रिड सिस्टम कहते हैं। यानी कि एक सुनियोजित तरीके से यहां पर सारे शहर का निर्माण किया जाता। सड़कें सारी की सारी 90 डिग्री पर थी। एक बड़ी सड़क होती थी, जैसे आजकल हमारे पास हम हाईवे कहते हैं आधुनिक समय पर, वैसे ही उनके यहाँ भी एक बड़ी सड़क होती थी काफी चौड़ी, जिसको वहां पर मुख्य सड़क के रूप में जाना जाता था। इसके बाद अगला बिंदु आ गया इसके अंदर कि इन टीलों का सबसे पहले पता किसने लगाया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। चार्ल्स मेसन का नाम आएगा, जिसने 1826 में अचानक इन टीलों के बारे में जानकारी या आकस्मिक तरीके से पता कर लिया। इसके बाद है सड़कों के लिए भी ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल होता था। एक तो यहाँ रेक्टेंगुलर ग्रिड हो गया और यहाँ पर सड़कों का भी ग्रिड। मैंने आपको समझाई दिया कि चौड़ी और ग्रिड पद्धति की सड़कों का इस्तेमाल किया जाता था इस काल के दौरान। फिर हो गया हमारी, इसके अंतर्गत आता है आवास व्यवस्था। आवास व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो आवास अवस्था के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। आवास में बस ये ध्यान रखिए, आमतौर पर जो खिड़कियां थी वो गलियों की तरफ खुलती थी, क्योंकि मेन रोड पर हमेशा प्रदूषण रहता है, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो चाहे अन्य प्रकार का प्रदूषण हो। हालांकि लोथल जो है अपवाद है, जहां पर जो खिड़कियां और दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की तरफ खुलती थी। कोई इंपॉर्टेंट इतना सवाल नहीं है। और जैसे हम जानते हैं कि हमारे यहाँ स्नान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सभी मकानों के अंदर कुएं भी मिलते थे। सभी नगरों में अन्नागार पाए जाते थे। अन्नागार का मतलब क्या हो गया? अन्नागार का मतलब हो गया जहां पर गेहूं को संग्रहित किया जाता था शहरों के अंदर। इसे ग्रेनरी भी कहते हैं, धन्नागार भी कहते हैं, अन्नागार भी कहते हैं। तो संदर्भ ये रहेगा कि खाद्यान्न की सामग्री को, फूड ग्रेन्स को स्टोर करने का हर जगह पर हमें प्राप्त होती है। अगला और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया इसके अंदर, वो आ गया जल निकासी। जल निकासी के मामले में हम देखते हैं कि यह सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता, बाकी अपनी समकालीन सभ्यताओं से अधिक उन्नत थी। क्यों? क्योंकि बाकी सभ्यताओं में नालियां तो बनी हुई थी लेकिन वो ढकी हुई नहीं थी, और यहां पर हम क्या पाते हैं, ये नाली जो है, नाली ढकी होती थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर नालियां ढकी हुई हैं, साफ सुथरी हैं, तो इसका मतलब है कोई शहरों के अंदर व्यवस्था होगी, जैसे आधुनिक समय पर नगर निगम है या नगर पालिका बनती है, इसी प्रकार की व्यवस्था संभवतः यहां पर भी होती होगी। अब हमारा थोड़ा आगे चलते हैं अगले पेज पे। ये पहले पेज की जितनी भी मैंने आपको कराया या आज के पहले पेज का था, उसके बाद है हमारा सेकंड जो पेज है उसके ऊपर आते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने कुछ जो आप लोगों को बड़ा करके मैं दिखा रहा हूं ताकि आसानी से कोई आपको समझ में आए। हम मुख्य बिंदु पढ़ रहे हैं अभी, हम ना तो हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे हैं कि वहां क्या चीज मिली है, ना मोहनजोदड़ो के। हम मुख्य जो बिंदु थे हड़प्पा सभ्यता के वह पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है धर्म। तो यहाँ धर्म के मामले में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर मातृ देवी की पूजा जो है वो प्रमुखतः थी। तो इससे हम कह सकते हैं कि यह समाज कैसा था, मात्रात्मक समाज प्रतीत होता है, जिसमें मुख्यतः जो है वो जननी के रूप में देवियों की ही पूजा की जाती थी। यानी कि प्रकृति भी जो है, प्रकृति में फसल होती है, अन्य चीजें होती हैं जिससे मानव का जीवन चलता है, चाहे पानी हो, तो इसीलिए नारी को पृथ्वी की तरह जननी के रूप में उसकी पूजा की जाती थी, उपासना की जाती थी। यहां मातृ देवी की पूजा प्रमुख है जब भी सवाल आएगा। हालांकि मोहनजोदड़ो के अंदर एक मोहर मिली है जिसमें अंग्रेज विद्वान के अनुसार यह पशुपति शिव की है। ठीक है, तो बस ये सवाल अगर आएगा कि कौन से देवता की पूजा होती थी, तो पशुपति शिव की। लेकिन अगर धर्म की बात आएगी, कौन सा धर्म प्रमुखतः था यहां पर, तो हमारा हमेशा उत्तर क्या होगा, यहां मातृ देवी की पूजा ही प्रधान थी। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रकृति की पूजा है, जो आज हमारे धर्म का एक प्रमुख बिंदु है,
वो भी यहाँ पर हमें दिखाई देता है। जैसे पीपल के वृक्ष हो गया, नदियां हैं, मगरमच्छ आदि है, इनकी भी पूजा। जैसे हमारे लिए तो गंगा जी है और किसी के लिए दरिया है, बहता हुआ पानी है। तो ये हर समुदाय का अलग अलग दृष्टिकोण है, लेकिन हम सनातनी जो है वो इन प्रकृति की देन को, जिससे हमारा जीवन निर्भर है, हमारे शरीर का 80 से लेकर 90% जो हिस्सा है वो किसका बना हुआ है? जल का। तो हम उसको इस रूप के अंदर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा कुबड़ वाला बैल सबसे पवित्र पशु, या जिसका सबसे ज्यादा बार अंकन किया गया है, वह है कुबड़ वाला बैल। गौ माता के बारे में जो आदर है या उनके प्रति जो आस्था है सनातनियों की, वो आस्था हमें शुरुआती चिन्ह मिलते हैं कब से? जब आर्यों का भारत में आगमन हुआ या आर्यों का प्रभाव स्थापित हुआ उत्तर भारत में। उस समय पर गायें, क्योंकि वे लोग पशुचर थे, पशु चराने वाले थे, यहाँ के लोग शहरों में रहते थे। इसके अलावा एक सींग वाला गेंडा, इसके भी हमें चित्र प्राप्त हुए हैं मोहरों के ऊपर। और ये ध्यान रखिए करंट अफेयर्स में कि एशिया का एकमात्र स्थान जहां एक सींग वाला गेंडा है, उसके लिए भारत का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम राज्य में है वो सबसे प्रसिद्ध है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। इसके साथ ही अगला बिंदु जो हो गया वो हो गया कला। देखो भाई, कला के बारे में जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आते हैं कि इतिहास के अंदर जब हम समय काल का निर्धारण करते हैं, उस हिस्से का, उस कालखंड का जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला हुआ है, तो उसमें मृदभांड, जिसको बर्तन कहते हैं सामान्य भाषा में, वह किस प्रकार के थे। तो पूरी सभ्यता के अंदर एक विशिष्ट प्रकार के बर्तनों का ही प्रयोग होता था। तो जब उन बर्तनों का पता चलता है खुदाई में, तो यह निर्धारित होता है कि यह संबंधित बस्ती जो है इस सभ्यता से जुड़ी हुई थी। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर सिनोली गांव पड़ता है बागपत में। वहां कुछ वर्ष पहले किसान जब खुदाई कर रहे थे या जुताई कर रहे थे अपने खेत की, तो कुछ वहां पर उनको जमीन में से कुछ इस प्रकार के अवशेष मिलने शुरू हुए। तो उसके बाद दिल्ली के पुरातत्व विभाग ने वहां पर डेरा डालकर उन सारे खेतों के अंदर खुदाई का काम करा और पता चला कि सिनोली जो है हड़प्पन कालीन बस्ती है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पर काले और लाल मृदभांड यानी कि बर्तन पता चले। काले तो ऐसे थे कि उन बर्तनों को उल्टा करके तपाया जाता था, तो अंदर की जो अग्नि की वो है, उससे तो अंदर का हिस्सा काला और बाहर लाल रंग की लिपाई होती थी। तो ये काले और लाल मृदभांड है। इसके अलावा अन्य चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो है मोहरे। मोहरे क्या होती थी? चौकोर मोहरों का इस्तेमाल होता था, और ये मोहरे थी किसी भी व्यापारी के सामान को प्रमाणित करने के लिए मोहरों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि मुद्रा का प्रचलन तो इस समय पर नहीं था। वस्तु विनिमय यानी कि लेन देन का ही मुख्यतः कार्य चलता था। इनके अंतर्गत क्या पॉइंट दे दिया? मोहरे किस प्रकार की थी? आयताकार। एसएससी का क्वेश्चन है। इसके विपरीत जो मेसोपोटामिया है, इराक की मोहरे हैं, वह कैसी थी? वो बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल थी। इसीलिए जब वहां पर ईरान में और इराक में खुदाई से आयताकार मोहरें प्राप्त हुई, तो यह निश्चित हुआ कि हड़प्पा वासी जो है ये समुद्री मार्ग के साथ में इन लोगों के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। इसके बाद हो गया अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, वो हो गया ये बर्तन, जिसको मृदभांड कहते हैं आम भाषा शुद्ध हिंदी के अंदर। तो यहाँ पर जो ये बर्तन है ये इंपॉर्टेंट हो गया कि लाल एवं काले मृदभांड जो है ये पहचान है हड़प्पा सभ्यता की। इसके ऊपर क्या चीज बने होते थे? ज्योमेट्रिकल डिजाइन होते थे, ज्यामिति या पशुओं को डिजाइन इसके ऊपर किए हुए थे। अगला बिंदु हो गया हमारा कि इनकी लिपि। जैसे मैंने कहा कि हड़प्पा जो है आदि इतिहास का हिस्सा है, यानी कि वह कालखंड इतिहास का जिसमें लिपि तो मिली है लेकिन अपठनीय है। तो इनकी लिपि जो है ये देखी गई है कि ये चित्रात्मक थी, जिसमें 400 से लेकर 600 तक के अक्षर जो है वो प्राप्त हुए हैं। चित्रात्मक या चित्रों को बनाकर कोई भाषा होती थी, और इस भाषा को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो कौन से विद्वान हैं जो इससे जुड़े हुए हैं? उनमें से बीबी लाल काफी इंपॉर्टेंट है, और एक है महादेवन। जैसे यूपीएससी की परीक्षा में महादेवन का नाम दिया था कि कौन सा विद्वान इसकी लिपि के अध्ययन से जुड़ा हुआ है, तो इनका नाम आएगा। इसके बाद अगला बिंदु हो गया राजनीतिक व्यवस्था।
एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। जब हम कह रहे हैं कि इसका विस्तार जो है वो मेरठ में आलमगीरपुर बस्ती से लेकर और पश्चिम में पाकिस्तान के सुक्ता झंडोर तक और उत्तर में मांडा कश्मीर से लेकर और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक थी। इतनी विशाल क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता के अंदर हमें एक सारता प्रतीत होती है नगरों के निर्माण में, बाट बट्टों में, ईंटों के मापन में, सब जगह पर एक सारता मिलती है। तो इसका अर्थ ये हो गया कोई केंद्रीकृत व्यवस्था रही होगी जिसने कुछ नियम बनाए जिसका पालन इस विस्तृत क्षेत्र में किया जाता। लेकिन यह केंद्रीकरण किस प्रकार था? क्या कोई निरंकुश था, शासन था? अब कुछ विद्वान ये कहते हैं कि मोहनजोदड़ो के अंदर एक पुरोहित की आकृति वाली एक मूर्ति मिली है जो कि वृत्त स्नानागार के तरफ चारों तरफ जो कक्ष बने हुए हैं उसमें बड़े हॉल के अंदर वो रखी हुई है। तो कुछ मानते हैं संभवतः इस प्रकार का ब्राह्मणों का कोई प्रभाव रहा होगा या फिर संभवतः कुछ लोग मिलकर शासन करते होंगे। जो भी रहा हो, केंद्रीकृत थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि क्या ये व्यवस्था केंद्रीकृत थी? तो हमारा तर्क ये कहता है कि ये केंद्रीकृत थी। इसके बाद हो गया, क्या राजनीतिक रूप से ये लोग लड़ाई के लिए तैयार थे? तो इस मामले में ये बहुत कमजोर थे कि इनके जितने भी हथियार मिले हैं, औजार मिले हैं जिनको हम लड़ाई के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो काफी हल्के थे। उदाहरण के तौर पर अगर सब्जी काटने वाला चाकू है तो इसका इस्तेमाल लड़ाई में नहीं किया जा सकता। थोड़ा बहुत घाव तो पहुंचाया जा सकता है। जब लड़ाई की बात आएगी तो तलवार होगी, कटार होगी या अन्य गुप्ती वगैरह है, ऐसे हथियार इस्तेमाल होंगे। तो इसलिए ये लोग केवल चोरी चकारी से बचने के लिए ही तैयार थे, हमलावरों से लड़ने के लिए इनकी कोई तैयारी नहीं थी, जो कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी कमजोरी कहलाई जा सकती है। इसके बाद हो गया हड़प्पा व्यापार और अर्थव्यवस्था। इस हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का आधार था कृषि। जैसे मैंने कहा, शहरों का विकास तभी संभव है जब कृषि उन्नत हो, और कृषि की उन्नति के पश्चात ही ये लोग व्यापार भी कर पाते थे। तो इनका आंतरिक व्यापार भी उन्नत था, क्योंकि हर शहर के अंदर अन्नागार थे। तो गांव से सप्लाई आपूर्ति आती है शहर के अंदर, तो वो भी नियमित रही होगी, नहीं तो शहरों के लिए आजीविका चलाना या जीवित रहना संभव ना होता। और बाह्य व्यापार, एक्सटर्नल ट्रेड के लिए हमें लोथल से एक नाव की मोहर मिली है, यानी कि समुद्री मार्ग से परिचित थे। और इराक में और ईरान के अंदर मोहरें मिली हैं, जो मोहरे का इस्तेमाल हड़प्पावासी करते थे। तो इनका आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार जो है वो उन्नत था। और साथ ही साथ मेसोपोटामिया या इराक के लोगों ने हड़प्पा को किस नाम से संबोधित किया है? मिलुहा के नाम से। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। हालांकि बाद में वैदिक साहित्य के अंदर इन्हें क्या कहा गया? हरियुपिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना होगा आपको कि वैदिक काल कब शुरू होगा? वैदिक काल होगा हड़प्पा के पतन के पश्चात। तो उन लोगों ने क्या कहकर संबोधित किया? अब ये संबोधन अलग अलग कैसे? एक एग्जाम्पल लीजिए, सिकंदर महान जो है उसे अंग्रेजी में कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो अगर अनुवाद करने लगे तो इनका कोई तर्क नहीं बनता कि कहां सिकंदर नाम है और कहां अंग्रेजी में अलेक्जेंडर द ग्रेट है। तो इसलिए नामकरण जो है वो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से भी करते हैं, इसलिए हड़प्पा के दो अलग अलग नाम हमें प्रतीत होते हैं। और साथ ही हड़प्पा तो हमने आधुनिक समय पे नामकरण किया, उस समय तो उनको जो ठीक लगा उन्होंने इसका नामकरण कर दिया। इसके अलावा यूनानी जो है भारत को, क्योंकि ये माना जाता है कि भारत जो है वो किसकी जननी है? कपास की। कपास सबसे पहले भारत में उत्पन्न हुआ, और क्योंकि सिंधु नदी के मुहाने पर होता था इसीलिए कपास को सिंधन के नाम से भी पुकारा जाता था। हड़प्पा में अनाज ये तो व्यापक रूप से पाया जाता है, क्योंकि हर शहर के अंदर हमें अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगला बिंदु जो हो गया हमारा वो हो गया व्यापार से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो इतने एग्जामों के अंदर नहीं पूछे जाते। वनडे एग्जाम की अगर मैं बात करूं, यहां पर हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई चीज छूटे ना। अगर क्वेश्चन आने लगा तो हम इसको उत्तर देने की स्थिति में हो। और बाह्य व्यापार, एक्सटर्नल ट्रेड, जैसे मैंने कहा लोथल से मोहर मिली है और इराक ईरान से हड़प्पा की प्रयोग में लाई जाने वाली मोहरें मिली हैं, तो व्यापार था। और यहाँ से और वो जगह कहाँ कहाँ से मिली है? बहरीन भी पड़ता, अरब देश है,
बलूचिस्तान हो गया पाकिस्तान में, इराक आदि से। इसके अलावा इनका जो खाद्यान्न था, किस चीज का मुख्यतः ये खाना लेते थे, गेहूं, जौ, चावल, तिल, दाल आदि। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको गेहूं और जौ के बारे में ध्यान रखना है, ये मुख्यतः इस्तेमाल की जाती थी। इसके बाद अगला जो पॉइंट हो गया, या आज का इस लेक्चर का जो लास्ट पॉइंट है वो खत्म हो गया। आगे हम जो अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्रमुख बस्तियां। तो आप लोगों से आग्रह है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको सूचनाएं भी मिलती रहेंगी। और यदि आपने बेल आइकन का यानी घंटी का बटन यूट्यूब पे दबा दिया तो भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।